नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जवाहर चौधरी जी की एक कहानी सुरंग सुना रही हूँ। शुरू करते हैं कहानी सुरंग। सुगुप्त सब्जी का थैला लेकर घर में आए ही थे कि पत्नी ने सूचना दी कि ग्लोबल कॉलेज में एमसीए के प्रॉस्पेक्टस मिल रहे हैं। दीदी का फ़ोन आया था कि एक प्रॉस्पेक्टस लेकर उन्हें फ़ौरन भेज दें। फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू 1 माह बाद होंगे, वरना वे खुद आकर ले जाती। लेकिन इंदौर से इलाहाबाद पास तो है नहीं कि बार बार आना जाना किया जा सकता हो। न ही ये संभव है कि 1 माह किसी के घर बार छोड़कर किसी के यहाँ रह लिया जाए। दूसरे दिन सुबह सुगुप्त सिटी बस पकड़कर ग्लोबल के लिए निकल गए। यूँ उनके पास स्कूटर है, किंतु इंदौर में आजकल एक नए कॉलेज शहर से काफ़ी दूर बनाए जाने लगे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक का हाल ये है कि कब कोई आपको मार कर निकल जाए कहा नहीं जा सकता। आए दिन एक्सीडेंट की खबरों से अखबार भरे रहते हैं। वैसे भी स्कूटर बहुत कम गति से चलाने के आदी हैं, लेकिन इन दिनों सड़क पर भीड़ और बाइक पर उड़ते नौजवानों से डर लगता है। सेवानिवृत्ति के बाद वैसे भी ठंडापन या यूँ कहें कि धैर्यपन आ ही जाता है। उस पर बच्चों के बिना अकेले रहना अतिरिक्त सावधानी के लिए बाध्य करता है। इधर अक्सर सुनने में आता है कि वृद्ध दंपत्ति को मारकर घर लूट ले गए। पता नहीं महानगरों में जीवन कैसा होता जा रहा है। आदमी ना घर में सुरक्षित है ना बाहर। पैसा ना हो तो रोते रोते मरो, और हो तो बेमौत मरो। कई बार उन्हें लगता है कि अच्छा ही हुआ ज़िंदगी शांति और साफ तरीके से गुजारी, वरना जोड़ कर रखते और आज खतरे में पड़ते। वेतन से जो मिला उसी से एक घर हो गया और बच्चों की शिक्षा भी। 50 मिनट की यात्रा के बाद वे कॉलेज के गेट पर उतरे तो भीड़ देखकर निराशा बढ़ गई। इतनी लंबी लाइन की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अगर ये हाल इस महंगे कॉलेज में है तो हो चुका सोनू का एडमिशन। सुना था कि दिल्ली मुंबई के कॉलेजों में ही मारामारी रहती है, लेकिन लगता है इंदौर भी अब उन्हीं के पीछे चल रहा है। कोई उपाय न देख वे भी लाइन में लग गए। और क्या अंकल, आप ही एडमिशन लोगे क्या? कोई बोला, और उसी के साथ खिलखिलाने की अनेक आवाज़ें आईं। सुगुप्त को अपना ज़माना याद आ गया, जब वे होलकर कॉलेज में थे। उन दिनों होलकर कॉलेज भी शहर के बाहर था, अब तो बीच शहर में ही माना जाता है। भीड़ इतनी नहीं होती थी, लेकिन मज़े लेने में कोई पीछे नहीं रहता था। इस ठिठोली से उन्हें क्रोध नहीं आया, बल्कि वे अंदर तक स्मृतियों में भीग गए। क्या तो शरारतें होती थी और मारपीट भी कितनी। लड़कियां कम होती थी, लेकिन जो होती थी वो एक तरह से राज करती थी। मन में आया कि उस लड़के को थैंक यू कह दें, फिर सोचा रहने दो। हाथ धोकर पीछे पड़ गए तो दिक्कत होगी। कुछ देर में ही वे सामान्य हो गए, और छात्र भी। उन्हें देखते समझते कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। 15 से चुकाकर उन्होंने प्रॉस्पेक्टस लिया और गेट की ओर रुख किया। बहुत सारे छात्र बस के इंतजार में थे। बस पीछे से भरी हुई आती है, सो जगह मिलने की गुंजाइश नहीं थी। पिछले सफ़र और 2 घंटे की लाइन से वे थकान महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि अच्छा हो कि किसी से लिफ्ट ही मिल जाए। एक बस आई तो छात्रों का समूह फुर्ती से उसमें लग गया और वे ताकते रह गए। कहीं उन्हें छोटी सी उम्मीद थी कि नौजवानों द्वारा उन्हें सम्मान, प्रवेश और स्थान दिला दिया जाएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आदमी का बूढ़ा होना एक बात है और बूढ़ा दिखना दूसरी। सोचने लगे कि बाल काले करने का अब कोई फ़ायदा तो है नहीं, उल्टे नुकसान ही हो जाता है अक्सर। दूसरी बस में आने में अभी वक्त था, लेकिन पहले वाली बस जितने ले गई थी उससे कहीं ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। एक बार फिर उनके मन में आया कि काश कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाता, भले ही अगले स्टॉप पर उतारते, ताकि वे बस में चढ़ तो सकें। कई बार इच्छाएं चमत्कारिक रूप से पूरी हो जाती हैं। एक परिचित काणे अचानक उन्हें देखकर रुक गया। प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली वगैरह। बाइक पर बैठना उन्हें रुस्ता तो नहीं है, किंतु काणे के आग्रह और बस की हालत देख उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। सोचा आगे कहीं उतर जाएंगे। काणे बात करता चल रहा था कि वो एक ज़मीन देखने महू की ओर गया था। ज़मीन जायदाद के धंधे में आजकल मेहनत बहुत है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। इस धंधे में पैसा तो लगता नहीं है, सो गुंडे, दादा और नेता अपनी ताकत से काम करते हैं। एक बार अगर ये लोग कहीं पहुंच जाए तो पार्टी बाहर नहीं निकल पाती है इनके चंगुल से। नेताओं की पार्टनरशिप के कारण पुलिस का मामला वे ही संभाल लेते हैं, इसलिए किसी का डर भी नहीं है। इस मामले में इंदौर मुंबई का बाप है। एक एक प्लॉट में कई कई ब्रोकर होते हैं, और ब्रोकर के साथ कई कई एजेंट। ग्राहक के फंसते ही शिकारी जैसे झपटते हैं सारे। कुल मिलाकर काणे अपने धंधे से संतुष्ट नहीं लग रहा था। सुगुप्त भी एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। रिटायरमेंट का मिला पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक में मिलता ही क्या है।
इधर लाख का प्लॉट 10 साल में 25 लाख का हो जाता है। इंदौर में किसी ज़माने में ज़मीनों को कोई पूछता नहीं था। उनके अनेक मित्र हैं जिन्होंने प्लाटों में पैसा फंसाया और आज बैठे बिठाए करोड़पति हो गए। यही सब सोचकर बोले, हमें भी कोई अच्छा सा प्लॉट दिलाओ काणे भाई। वो कोई उत्तर देता, इससे पहले 5-6 नौजवान मोटरसाइकिल पर दोनों ओर से आ गए। लगा कि वे घेर रहे हैं। काणे के लिए शायद अनपेक्षित था। वो घबरा गया। दोनों ओर से दबाते हुए उन्होंने काणे को किनारे पर आने के लिए विवश कर दिया। उनके तेवर देखकर सुगुप्त को लग गया था कि शायद अब वे काणे को पीटेंगे। एक डर अंदर तक उतर ही रहा था कि देखा उन लड़कों ने बड़े बड़े चाकू निकाल लिए और सब काणे पर टूट पड़े। काणे अपनी बाइक छोड़कर भागा। सुगुप्त गिर पड़े। सारे लोग काणे पर लपके। अफरा तफरी मच गई। सुगुप्त के होश उड़ गए। उनका चश्मा गिर गया। प्रॉस्पेक्टस छूट गया। वे जान बचाकर भागे और भीड़ में घुस गए। काणे घिर गया था और उस पर हुए हमले से वो बेदम होकर लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसमें जान होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी सुगुप्त के कान में आवाज़ पड़ी कि काणे की बाइक पर कौन था, ढूंढो उसे। वे मान रहे थे कि वो काणे का ही साथी होगा। सुगुप्त को भीड़ से मौका मिला और वो किनारे होते हुए धीरे से उसी बस में चढ़ गए जिसे छोड़कर आए थे। बस में भीड़ तो थी लेकिन सब बाहर ताक रहे थे। उन्हें जगह मिल गई और वे पीछे की सीट पर दुबक लिए। घबराए और पसीने से तर हो रहे सुगुप्त पर लोगों की निगाहें नहीं टिकी। और भी अनेक घबराए हुए थे। वातावरण में डर पसरा हुआ था। बस अभी चली नहीं थी। सामने आ गए हमलावरों ने ड्राइवर को धमका कर रोके रखा। एक युवक बस के अंदर आकर काणे के साथी को ढूंढने की कोशिश करता है और उतर जाता है। बस चल देती है। सुगुप्त की जान में जान आई। सोचा बच गए, वरना जिन्होंने एक को मारा वे दूसरे के लिए ज़रा भी सोचते। उन्होंने ईश्वर का आभार माना, लेकिन घबराहट और पसीना अभी भी बने हुए थे। काफ़ी आगे निकल आने के बाद कुछ लोगों के मुंह से ज़रूरी बोल फूटते हैं, लेकिन अधिकांश अभी भी सकते में ही है। बस कंडक्टर टिकट के लिए अनमना सा उठता है। लग रहा है कि वो अभी भी असामान्य और विचलित है। कंडक्टर बिना उन्हें कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वो कुछ एक लोगों को टिकट देता है और कुछ को नहीं भी। अब तक बस घटना स्थल से काफ़ी दूर राजेंद्र नगर आ चुकी थी, किंतु अधिकांश की घिघी बंधी हुई थी। बीच के बस स्टॉप से कुछ नए लोग चढ़ गए थे, जिन्हें पीछे क्या घटा कुछ पता नहीं था। इन नए यात्रियों के कारण बस का वातावरण काफ़ी कुछ सामान्य हो चला था, लेकिन कोई भी घटना की चर्चा नहीं कर रहा था। नौलखा बस स्टैंड से पैदल चलकर घर पहुंचकर सुगुप्त ने ग्लूकोज पिया और पत्नी को सारी घटना बताई। ये भी कि अब प्रॉस्पेक्टस के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। शहर में क्या हुआ अब तक किसी को पता नहीं चला। आसपास वालों को यह नहीं मालूम है कि सुगुप्त कहाँ गए थे। उन्होंने पत्नी से पूछा कि किसी को बातचीत में बताया तो नहीं कि मैं कहाँ गया था। उनके मना करने पर वे आश्वस्त हुए। फिर भी किसी अनजान डर के मारे दोनों घर में दुबक लिए और शाम तक बाहर नहीं निकले। आए दिन सुनने में आता है कि अकेले रह रहे वृद्ध दंपत्ति को पता नहीं कौन मार कर चला गया। गुंडों को बूढ़े लोग आसान लक्ष्य की तरह मिल गए हैं। जब मन हुआ एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को बेटे बहू से फ़ोन पर बात हुई, लेकिन घटना का जिक्र नहीं किया। क्यों करते? डर तो रोज़ ही लगा रहता है। दूसरे दिन अखबार में काणे की हत्या सुर्खियों में थी। साथ ही ये भी कि पुलिस को हत्यारों को सुराग नहीं मिला है, लेकिन शंका है कि काणे के साथ बाइक पर कोई था, वो भी हत्यारों से मिला हो सकता है। उसकी तलाश जारी है। सुगुप्त की घबराहट बढ़ गई। लगा कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ सूझ नहीं रहा कि इस वक्त क्या किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि किसी से राय लेना भी सुरक्षित नहीं है। ज़रा देर के लिए मन हुआ कि खुद जाकर पुलिस को बता दें, लेकिन ऐसा किया तो पुलिस गवाह बना देगी, और सब जानते हैं कि गवाह कितने दिन जिंदा रह पाते हैं। इन मामलों में लोगों का पुलिस पर विश्वास कम, अपराधियों का डर ज़्यादा होता है। दोहरा खतरा है। पहचान में आते ही एक बचा नहीं पाएंगे और दूसरे छोड़ेंगे नहीं। वहाँ कॉलेज में कोई परिचित मिला नहीं, ना ही रास्ते में कोई। बड़े शहरों में ये बहुत अच्छा है कि कोई किसी को पहचानता नहीं है, वरना छोटी जगह में तो अब तक वे स्वर्गवासी करार दिए गए होते। सोचा बेहतर यही है कि चुप्पी लगा ली जाए। उनका खौफनाक चेहरा देखकर पत्नी ने कहा कि प्रॉस्पेक्टस अब किसी और से मंगवा लेगी, या फिर उन्हें कह देगी कि ऑनलाइन कुछ कर लो, लेकिन अब तुम रहने दो। पानी के गिलास देते हुए बोली, शुक्र है भगवान का कि कुछ हुआ नहीं, वरना इतनी भयानक घटना में उलझा आदमी हार्ट अटैक से बचता है क्या।
ऐसे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन सुगुप्त कतई तैयार नहीं हुए। आजकल बात कहाँ से लीक हो जाए कहा नहीं जा सकता। तबीयत के चक्कर में जान जोखिम में नहीं जा सकती है। ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, दवा श्रद्धा से लेते रहें और अनुलोम विलोम भी करते रहें। हर थोड़ी देर में उन्हें लगता कि ये पहले से आराम पड़ा। बाबा रामदेव को वे प्रायः टीवी पर देखते सुनते हैं, लेकिन तनाव कम करने के लिए प्राणायाम कैसे किया जाता है ये उन्हें इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा है। फिर भी वे सांस खींच फेंक रहे हैं। रात को याद नहीं रहा, वरना एक कप दूध हल्दी का पीकर सो जाते तो काफ़ी आराम पड़ जाता। पत्नी का सुझाव था कि पूरे विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा, सो कई बार वो ये भी कर चुके हैं और हर बार हिम्मत बढ़ती सी लग रही है। पत्नी का विचार है कि शाम तक तो सारे पकड़े जा चुके होंगे और जेल में बंद होंगे। वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है, उन्होंने बाइक पर लिफ्ट ही तो ली थी और ये कोई अपराध नहीं है। और मान लो कि किसी तरह पुलिस को पता पड़ भी जाए तो कह सकते हैं कि हड़बड़ी और घबराहट में हत्यारों को देखा नहीं। याद दिलाएंगे कि पुलिस नागरिकों की मदद के लिए होती है। फिर सुगुप्त तो शिक्षित, सभ्य और सीनियर सिटीजन है। मन में अनेक सवाल और आशंकाएं उठ रही थी और मन ही मन उत्तर देकर उसका समाधान भी कर रहा था। वे अनजान भय की खाई से बाहर आने की कोशिश में बार बार आधी ऊंचाई से वापस गिर रहे थे। सुबह से शाम तक गिरते उठते वे थक गए। अचानक वे पत्नी से बोले, देखो अगर मुझे कुछ हो जाए तो बैंक एफडी में तुम्हारा नॉमिनेशन है। पेंशन की फाइल ऊपर के खंड में रखी है और 2.5 लाख जैन को उधार दिए हैं, उसके कागजात भी वहीं रखे हैं। जैन को क्यों दिए इतने रुपए और मुझको बताया भी नहीं? दे दिए, लेकिन समय रहते बता तो रहा हूँ ना। ब्याज कुछ तय किया है कि किया है, सब लिखा है उसमें। मेरी जान जा रही हो, तुम्हें ब्याज की पड़ी है। पत्नी ने संवाद स्थगित कर दिया। तभी घंटी बजती है, दरवाजे पे कोई है। सुगुप्त घबरा कर बाथरूम की ओर दौड़े। पत्नी से कहा, मेरा कोई पूछे तो कह देना। क्या कह देना, वे खुद भी नहीं समझ पाए। बिना कुछ बोले सोचे वे बाथरूम में घुस जाते हैं। दरवाजे पर 4 मकान छोड़कर रहने वाले कानपुरे और हड़के भाव हैं। क्या बात है भाभी जी, आज सुगुप्त जी वॉक पर नहीं आए? सारे लोग इंतजार करते रहे। तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, बस यूं ही ज़रा आँख लग गई, सोते रह गए दोपहर की नींद में। और हाँ, फ़ोन क्यों बंद आ रहे? वो भी सोता रह गया क्या? फ़ोन का क्या भरोसा भाई साहब, सरकारी है, कब डेड हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अभी देखती हूँ, आप बैठिए ना, वे आते हैं, बाथरूम गए हैं। सुनते ही कानपुरे और हड़के भाऊ आए हैं। सुगुप्त मुंह पर पानी के छींटे मारकर तरोताज़ा दिखने की असफल चेष्टा करते हुए सामने आते हैं। आमतौर पर कानपुरे ही आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन आज सुगुप्त ने उन्हें बैठने को नहीं कहा, बल्कि तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर जल्दी ही टरकाने में कामयाब हो गए। उनके बाहर होते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। खिड़कियाँ पहले ही बंद हैं। कानपुरे और हड़के भाव को संदेह होता है। कुछ देर बाहर खड़े हो वे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दरवाजे पर फिर घंटी बजती है। इस बार सुगुप्त को हाजत का दबाव सा महसूस होता है और वे बाथरूम की ओर लगभग दौड़ते हैं। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। देखा हड़के भाव और कानपुरे हैं। वे अंदर आ जाते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है भाभी जी? सुगुप्त कुछ उखड़े उखड़े से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ज़रा रात को ठीक से नींद नहीं आई इसलिए। आपने तो अभी बताया था कि दोपहर में सोते रह गए थे। लेटे थे पर नींद नहीं आ रही थी ना। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, बात की थी उनसे, दवा ले रहे हैं। हम रुके क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, और हुई तो आप लोग कौन सा बहुत दूर है, आप निश्चिंत रहें। दोनों संतुष्ट नहीं हुए, पर क्या करते, चले गए। तुम एक काम करो, दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर पीछे से अंदर आ जाओ, वरना फिर कोई आएगा। देखना ये दोनों बात फैला देंगे और कहते सुनते कुछ निकल गया तो मुसीबत होगी। सुगुप्त बोले, शाम हो रही है, 2-3 घंटों में सोता पड़ने लगेगा और फिर ताला लगाने से जिन्हें नहीं होता उन्हें भी शक होगा। दिन निकल गया है, अब ज़रा सा और टीवी पर फिल्म अवार्ड आने वाले हैं, चलो वही देख लेते हैं। टीवी खोला तो संयोग से शाहरुख का डांस चल रहा था। सुगुप्त को शाहरुख सबसे ज़्यादा पसंद है। स्क्रीन पर उसे देखते हुए वे दीवाने से होने लगते हैं। उसकी शायद ही कोई फिल्म उन्होंने छोड़ी हो। ज़्यादातर फिल्में 5-6 से अधिक बार ही देखी हैं। वे अक्सर नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि शाहरुख ने सलमान जैसी बॉडी बनाने के चक्कर में अपने चेहरे की कोमलता को नष्ट कर लिया है। उसके चेहरे से शरारतीपन तो जैसे खो ही गया है। कई बार मियाँ बीवी में शाहरुख को लेकर तू मैं तक हो जाती है। ये तो पक्का है, शाहरुख में अब वो बात नहीं रही। पत्नी ने संभवतः सुगुप्त का ध्यान बटाने के लिए कहा। फालतू बात तो मत करो तुम, कहते हुए सुगुप्त ने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी।
इस समय शाहरुख चल छैया छैया पर वर्जिश कर रहे हैं। आसपास बहुत सी सुंदरियां तितली सी रंग बिखेर रही हैं। उनके परिधान को लेकर भ्रम होता है कि हैं या नहीं है। जब दर्शकों को लगता है कि नहीं है, तब वे अचानक हैं हो जाते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वे पुनः एक संभावना का सृजन करती हैं। ऐसे मौक़ों पर अक्सर सुगुप्त को याद आता है कि वे भी कभी फिल्मों में जाने की सोचा करते थे। अगर गए होते तो आज बुढ़ाकर माँ बन रही कईयों के साथ वे भी अवश्य नाच लिए होते। कॉल बेल बजने से उनका ध्यान भंग होता है। पत्नी उठकर दरवाज़ा खोलती है। अचानक दो नौजवान उन्हें ढकेलते हुए अंदर आ जाते हैं और आवाज़ नहीं करने की हिदायत देते हैं। उनके हाथ में सुगुप्त का पर्स है और वे उसमें लगी फ़ोटो से पहचान कर रहे हैं। एक बोला, ये पर्स आपका है ना अंकल? आप थे काणे की बाइक पर? सुगुप्त का शरीर जड़ हो जाता है। आवाज़ जैसे गायब हो जाती है। उन्हें महसूस होता है कि वे एक लंबी सुरंग में खींच लिए गए हैं और तेज़ गति से किसी अंतहीन यात्रा पर हैं। तो ये थी आज की कहानी सुरंग। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।